आपके स्क्रीन पे दो नंबर लिखा हुआ है, ये दोनों ऑलमोस्ट 10 डिजिट का नंबर है, मतलब 10 डिजिट का ही नंबर है। तो ऐसे नंबर को, जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, 10-12 डिजिट के नंबर होते हैं, तो इनको लिखना, याद रखना और समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है। ठीक ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा इनको लिखना, समझना और याद रखना। इवन इनको कंपेयर करने के लिए भी आपको एक एक डिजिट को देखना पड़ेगा, अगर मतलब कंपेयर करना भी इनको आसान होता है। तो मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स में एक फॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें अगर किसी नंबर को अगर आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, इफ़ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो उसको याद रखना, समझना और कंपेयर करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है और उसके यूजेस क्या होते हैं। अभी जैसे देखिए स्क्रीन पे आपके दो नंबर लिखा हुआ है, एक है मतलब 8 जीरो वाला नंबर, मतलब एक के साथ 8 जीरो है, और एक में एक के साथ 9 जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने बता दिया कि इसमें 8 जीरो और इसमें 9 जीरो है। वरना अगर आपको कंपेयर करना रहता है कि बताओ इसमें और इसमें बड़ा कौन है, तो आप इसको काउंट करेंगे, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके काउंट करेंगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये 9 है तो इसमें बड़ा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये ऐसा लिखा रहता कि दिस इज 10 टू द पावर 8 एंड दिस इज 10 टू द पावर 9, अब कितना आसान हो गया। मतलब अब इसमें आप आसानी से बता सकते हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक ना, तो ऐसे फॉर्म में किसी नंबर को अगर लिखा जाता है, ये दोनों जो फॉर्म है इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, अगर नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म इज नॉन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा होने से क्या हो गया, आपको कंपेयर करना आसान हो गया। ऐसा बहुत सारा यूज होता है, मतलब कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, ईजी करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने आंसर्स को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैथ्स में एक चैप्टर ही है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स या पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक ना, ये मतलब ऑलमोस्ट 6 7 8 9 सब में पढ़ाया जाता है। इसका यूज़ तो जब तक आप मैथ्स फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे होंगे तो आपको ये यूज़ होगा, जैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना, वो सब क्या होता है, ये एक्सपोनेंट्स के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का, और जो कि हायर सिलेबस में भी यूज़ होने वाला है। ठीक ना, तो अभी हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक्सपोनेंट्स को शुरू करने वाले हैं, और ये जो हमारा सीरीज़ होगा ये पूरे एक्सपोनेंट्स को ख़त्म करेगा। आप इसमें 6 के हों, 6 से लेकर 9 10 तक आप आसानी से एक्सपोनेंट्स को पढ़ सकते हैं, और इसका यूज़ आप हायर क्लासेस में भी कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हमने बता दिया कि ऐसा नंबर, ऐसे फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा हो जहाँ पे, जैसे मान लो a रेज़्ड टू द पावर n, इसको क्या पढ़ते हैं, a रेज़्ड टू दी पावर n, इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। कोई भी नंबर अगर ऐसे लिखा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल। वो नंबर किस में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हो, जहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ होता है यहाँ पे, एक जो देखो नीचे लिखा होता है और एक जो उसके सर पे बैठा हुआ होता है। ठीक ना, जो नीचे लिखा होता है इसको हम लोग कहते हैं उसका बेस, इसको उसका क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो ऊपर लिखा होता है इसको हम लोग इसका पावर कहते हैं, या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं, या फिर इंडेक्स कहते हैं। ये 3 नाम होता है उसका, बेस, बेस जो कि नीचे वाला हो गया, और जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग पावर, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स कहते हैं। ठीक ना, और इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, या फिर पावर नोटेशन कहते हैं, या फिर पावर नोटेशन कहते हैं। पावर के फॉर्म में किसी नंबर को लिखना या फिर एक्सप्रेस करना इज नॉन एज पावर नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक ना, तो अच्छा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जैसे मान लो अगर आप ऐसा लिखा होता है कि 7 + 7 + 7 + 7, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि देखो एक नंबर है 7 जो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी क्या लिख सकते हैं, 4 × 7, 4 × 7। इसका मतलब क्या होता है कि 7 को आप 4 बार ऐड कर लीजिए। ठीक ना, 7 को 4 बार ऐड कर लो, या फिर इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हो, या तो 7 को 4 बार ऐड कर लो, या फिर 4 को 7 बार ऐड कर लो। दोनों का मतलब क्या होता है, 4 × 7। इसको क्या पढ़ते हैं, 4 × 7, 4 × 7। ठीक ना, इसका मतलब क्या होता है कि 7 इज एडेड 4 टाइम्स। ठीक, तो इसको 4 × 7 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा हो -2 + -2 + -2, इसका मतलब क्या हुआ, 3 × -2, 3 × -2, और तीनों का आंसर क्या होगा, -6। तीनों का आंसर क्या होगा, -6। तो ये तो हो गया जब ऐड में लिखा रहता है तब। अगर मान लो कोई ऐसा हो, कोई नंबर, अ नंबर विच इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। चलो एक नंबर है 7 जो कि 4 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखने का तरीका होता है
कि 7 इज रेज्ड टू द पावर 4, 7 इज रेज्ड टू द पावर 4। तो देख रहे हो आप, इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। दिस इज नॉन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का सिग्निफिकेंस क्या होता है? कोई भी एक नंबर जितने टाइम्स रिपीट होता है, जैसे यहां पे एक नंबर क्या है? 7 है, विच इज गेटिंग रिपीटेड और मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? 7 रेज टू द पावर 4। ठीक ना, देखो 7 रेज टू द पावर 4, तो यहां पे 7 हमारा क्या हो गया? बेस हो गया, और 4 जो हो गया वो हमारा पावर हो गया या फिर एक्सपोनेंट हो गया। 7 रेज टू द पावर 4 में 7 क्या हो गया? हमारा बेस हो गया, और 4 जो हो गया वो हमारा पावर हो गया। ठीक ना, तो अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया कि कोई भी नंबर जितने टाइम्स रिपीट होता है, जैसे मान लो अगर a है और उस पर पावर n लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि a जो है उसको आपको n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। चूंकि हमको पता नहीं n क्या है, तो ये इसको मान लो ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक ना, तो a इज गेटिंग रिपीटेड और मल्टीप्लाइड n टाइम्स, उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। अच्छा, और यहाँ पे समझना आपको क्या है कि ये जो a जो हमारा बेस है, a जो कि हमारा बेस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ए बेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक ना, और जो हमारा पावर है यहाँ पे, ये जो पावर है या फिर एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स, 3 नाम होते हैं इसके, इसको भी, ये भी क्या हो सकता है? ये भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पॉजिटिव होगा, मतलब जनरली हम लोग जब पावर को रखते हैं ना, वो पॉजिटिव फॉर्म में ही रखते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाली चीज़ को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर ऐसा, अगर एग्जांपल है कि 2 इज रिपीटेड 3, 2 रेज टू द पावर 3 है, इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि 2 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर ऐसा रहता कि 2 इज रेज टू द पावर -3, तो क्या करेंगे? 2 को -3 टाइम्स रिपीट करेंगे। -3 टाइम्स क्या होता है कि -3 बार आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है। ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका हम लोग बताएंगे ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक ना, तो नेगेटिव, लेकिन हो सकता है वो नेगेटिव भी। ठीक ना, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना, जब हम सॉल्व करना सिखाएंगे तो उस वक्त हम लोग मानेंगे कि पावर को हम लोग कैसे चेंज करते हैं नेगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर में, तभी उसका यूज किया जा सकता है। पहले रिवाइज कर लेते कि अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो हम लोग पढ़े कि जो ऐसे बड़े बड़े नंबर होते हैं, ये सब काफ़ी मुश्किल होता है इनको याद रखना, लिखना, समझना, कंपेयर करना। ठीक ना, जैसे यहाँ पे देखो ये 2, 10, 10 के मल्टीपल्स होते हैं। ऐसे नंबर जहाँ 1 और उसके बाद सिर्फ 0, इसको हम लोग मल्टीपल्स ऑफ 10 कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 10। मल्टीपल्स ऑफ 10 का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तो 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया। ये सब क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 10 होते हैं। तो ऐसे देखो, ये इसको कंपेयर करना कितना मुश्किल है, मतलब गलती भी हो सकता है, अगर आप एक भी 0 मिस कर दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक ना, तो इसको अगर हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख दें जहाँ पे एक बेस हो और ऊपर पावर हो, जिसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, तो उनको कंपेयर करना आसान होता है, याद करना आसान होता है। जैसे लाइट का स्पीड, अगर आपसे कोई पूछे स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, तो क्या लिखते हो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक ना, कोई ऐसे करके बताता है क्या कि लाइट का स्पीड होता है 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा। इसको पढ़ोगे तो क्या आएगा? 3, देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। ऐसा कोई तो नहीं बताता, सीधे वो क्या बता देता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इनको याद करना भी आसान होता है। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े, जैसे अर्थ से सन का डिस्टेंस, जो लाइट ईयर वगैरह होता है, ऐसे ये सब डिस्टेंस जो होता है ना, ऐसे ही लिखे रहते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे आसान करना, याद करना आसान हो जाता है। ठीक ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो समझ गए आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज़ क्या है, कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों आया मार्केट में। तो मार्केट में इसलिए आया क्योंकि आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से, पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक ना, समझ सकते हैं आसानी से, कंपेयर कर सकते हैं आप आसानी से। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग क्या पढ़े कि ऐसे लिखा होता है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज दिस, मतलब एक हो गया ये आपका बेस हो गया, और एक जो होता है ऊपर पावर होता है। ठीक ना, और इसको हम लोग पढ़ते कैसे? ए रेज्ड टू द पावर एन, ए रेज्ड टू द पावर एन। ठीक, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ए रेज़ टू पावर एन मतलब जैसे 7 रेज़ टू पावर 4, इसका मतलब ये हो गया कि 7 को 4 बार इंटू करना है आपको, और 7 को 4 बार प्लस करते हैं तो क्या लिखते हैं? 4 × 7, यानी 4 × 7, और 7 को अगर 4 बार इंटू करते हैं तो वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकल कर आता है। ठीक ना, और हमको ये भी समझना है कि बेस भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, और पावर भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो वाजो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे मान लो अगर ऐसा रहा 5 रेज़ टू द पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया? 5 × 5 विच यील्ड्स 25। ठीक ना, अच्छा अगर मान लो -5 रेज़ टू द पावर 2 रहा,
इसका मतलब क्या होगा, अच्छा देखो ब्रैकेट में -5 है, यानी -5 पूरा बेस रिपीट होता है, पावर के जितना जितना पावर होगा उतना टाइम से आपका बेस रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे हमारा पावर क्या था 2 और बेस था -5, तो -5 को आपको 2 टाइम इंटू करना पड़ेगा और वो क्या निकल कर आ जाएगा +25। +25 को प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अच्छा मान लो अगर ऐसा रहता कि माइनस इधर रहता और 5⁻² रहता। अच्छा आप देखिए ब्रैकेट में माइनस नहीं है, यानी माइनस को रिपीट नहीं करना है, माइनस आपका एज इट इज रहेगा और 5 को आपको 2 टाइम्स इंटू करना है, क्योंकि पावर जिस पे रहेगा उसी को आपको उतने टाइम्स इंटू करना है। तो ये क्या आ जाएगा -25 आ जाएगा, ठीक ना, समझ रहे हो ना आप। तो यही डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा बारीकी से कि ब्रैकेट में अगर माइनस है यानी पूरा -5, ये पूरा बेस, यहाँ पे बेस -5 है और यहाँ पे बेस क्या है 5 है। जैसे अगर दोनों का एग्जांपल लिखें तो यहाँ पे बेस क्या था हमारा, बेस हमारा यहाँ पे -5 है और यहाँ पे बेस हमारा क्या है 5 है, ठीक ना। तो बेस यहाँ पे 5 है तो 5 को रिपीट किया हम लोग, 5 × 5 25 और जो आगे माइनस साइन था वो एज इट इज आके यहाँ पे लग गया। और यहाँ पे बेस क्या था -5, तो हम लोग -5 को इंटू किए 25। अच्छा इससे एक चीज़ और निकल कर आता है, जैसे मान लो अगर इफ बेस इज अ नेगेटिव इंटीजर, अगर हम लोग ऐसा मानते हैं कि बेस हमारा नेगेटिव इंटीजर हो, बेस हमारा इफ बेस इज अ नेगेटिव इंटीजर, जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो -5 ही ले लेते हैं फिर से। और पावर एक बार हम लोग ऑड पावर लिखेंगे और एक बार हम लोग इवन पावर रखेंगे, जैसे मान लो ऑड पावर जैसे -5⁻3, तो -5⁻3 इसका मतलब क्या हुआ -5, क्योंकि यही नेगेटिव इंटीजर है तो इसको हम लोग को 3 टाइम्स इंटू करना है, 3 बार इंटू करना है, ठीक ना। और इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 5 25 और 25 × 5 क्या आता है 25 × 5 125। अच्छा अब साइन का देखो ये माइनस इस माइनस के साथ इंटू होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और वो प्लस वाला इस माइनस के साथ इंटू होगा तो फिर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -125, ठीक। अच्छा अगर मान लो इवन पावर रखते हैं जैसे -5⁻4, ठीक ना, तो इसका क्या होगा -5 को 4 बार इंटू करना है आपको, क्योंकि जो पावर रहेगा उतने टाइम्स आपको इंटू कर देना है, तो -5 × -5 जो कि क्या आ जाएगा 5 5 25, और अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +25 +25 × -5 क्या हो जाएगा -125, और फिर -125 × -125 क्या हो जाएगा -125 × -5 क्या हो जाएगा 625, क्योंकि देखो ये माइनस प्लस हो गया, फिर वो प्लस इसके साथ माइनस हो गया, और फिर ये माइनस माइनस के साथ जाके प्लस हो गया। तो आपको ऐसे नहीं इतना माइनस प्लस नहीं करना है, कन्फ्यूजन नहीं करना है, बस सिंपल याद रखना है कि अगर आपका बेस नेगेटिव है, इफ द बेस इज अ नेगेटिव इंटीजर, अगर बेस आपका नेगेटिव इंटीजर है तो अगर पावर ऑड नंबर रहा तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर पावर इवन रहा, कोई भी इवन हो, सीधे आपको 16 32 ऐसा चेक कर लेना है, अगर ये नेगेटिव है तो आंसर सीधे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। और अगर ऐसा 3 7 9 11 ऐसा कुछ भी रहा तो आंसर सीधे क्या कर देना आपको नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक ना। तो ये कंक्लूजन है जो आपको याद रखना है कि अगर बेस हमारा नेगेटिव है तो चेक करो पावर ऑड नंबर है या इवन नंबर है, अगर ऑड रहा तो आंसर नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर इवन रहा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक। और ये ध्यान रखना है आपको कि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तो आंसर में कितना फर्क आ जाता है, ठीक ना। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो यानी माइनस को रिपीट नहीं करना है, वो तो सीधे बाहर आएगा और यहाँ पे जाके लग जाएगा प्रोडक्ट में, और अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो यानी वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, वो नेगेटिव साइन भी बेस है और उसको भी उतने टाइम से आपको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा बेस हमारा फ्रैक्शन भी हो सकता है, बेस हमारा फ्रैक्शन जैसे मान लो कि अगर फ्रैक्शन मतलब एक रैशनल नंबर, ठीक ना, जैसे 3/2 3/2⁻⁴ 3/2 अच्छा देखो ब्रैकेट आ गया, मतलब ब्रैकेट समझना, इसका मतलब ये पूरा 3/2 क्या है बेस है, 3/2 बेस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 3/2 को 4 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा, 3/2 × 3/2 × 3/2, वो नेगेटिव भी होता, नेगेटिव होता तो माइनस साइन लगा देते हैं, 3/2 × 3/2, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, तो ऊपर आ जाएगा आपका 81 और नीचे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 18/16, ठीक, 81/16 हो जाएगा, ठीक ना। तो देख लो यहाँ पे क्या है, अगर वो फ्रैक्शन भी हो या फिर रैशनल नंबर भी हो, रैशनल नंबर क्या होता है एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब कोई भी नंबर जिसको p/q के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो,
जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि Q 0 के बराबर हो गया यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो गया, और जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर होता है तो जो रिजल्ट आता है वो नॉट डिफाइंड है, मतलब उसका आंसर हमें नहीं पता होता है। ठीक है, जैसे मान लो 3 डिवाइडेड बाई 0, 3 डिवाइडेड बाई 0 का आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक ना। अच्छा ऐसा ही एक मान लो अगर 0 डिवाइडेड बाई 3 रहा तो क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाई 3 मतलब क्या होगा? आंसर उसका 0 होता है। तो ये दोनों रिजल्ट भी आपको ध्यान होना चाहिए कि 3/0 इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए हम लोग रैशनल नंबर में जो रैशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं वो क्या पढ़ते हैं? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? अब आपको पता चल गया ना, क्योंकि q अगर 0 के बराबर होगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। और वो ऊपर वाला 0 के बराबर हो सकता है क्योंकि उससे आंसर तो 0 ही आना है। ठीक ना। तो ये रैशनल नंबर हो सकता है लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक ना। हाँ, तो ऐसे कोई भी नंबर लिखा हो यानी वो रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। ठीक ना। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। इसको हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किए हुए हैं, और अगर ऐसे एक्सप्रेस किया हुआ है इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। वो कैसे लिखा हुआ है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि इसको एक्सपोनेंशियल, ये अगर मान लो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, आपसे पूछेगा कि इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, तो रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए कहेगा तो पावर देखो उतने टाइम्स इनटू करो, जो आंसर आएगा वो उसका रैशनल नंबर वाला फॉर्म हो जाएगा। और अगर ऐसे रैशनल नंबर के फॉर्म में दिया रहेगा तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि हम लोग थोड़ी देर बाद सीख जाएंगे। अब चलिए मल्टीपल्स ऑफ 10 का कुछ हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो कि 10, जैसे 10 रेज़ टू द पावर 1, इसका मतलब क्या हुआ? जब भी 1 रहे तो जो बेस होता है वही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। जैसे मान लो -3 रेज़ टू द पावर 1 रहा तो आंसर क्या हो जाएगा? वही -3 हो जाएगा। ठीक। अच्छा, उससे पहले हम लोग, चलो ठीक, 10 रेज़ टू द पावर 1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 रेज़ टू द पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 × 10 जो कि क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अच्छा, जब भी पावर 2 होता है ना, जैसे इसको क्या पढ़ सकते हो? 10 रेज्ड टू द पावर 2, 10 रेज्ड टू द पावर 2, क्योंकि 10 बेस है और ये पावर है तो 10 इज रेज्ड टू द पावर 2। या फिर जब पावर 2 होता है ना तो इसका एक और नाम हो जाता है स्क्वायर, 10 स्क्वायर्ड, 10 स्क्वायर्ड भी पढ़ देते हैं इसको। ठीक ना। क्योंकि 2 जब होता है ना, पावर जब 2 होता है तो उसको स्क्वायर कहते हैं, और जब पावर 3 होता है, जब पावर 3 होता है तो इसको हम लोग, मतलब करने के लिए तो ये तो आसान है, 3 10 × 10 × 10 कर दो जो कि आंसर 1000 हो जाएगा। ठीक ना। और इसको पढ़ने के लिए एक तो नाम ठीक है कि 10 रेज्ड, ये तो हर में यूज कर सकते हैं, ये तो यूनिवर्सल है, 10 रेज्ड टू द पावर 3। और 3 के लिए एक और वर्ड यूज होता है क्यूब, तो इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं 10 क्यूब्ड, 10 क्यूब्ड। 4 5 6 7 के लिए ऐसा कोई नहीं होता कि टेट्राड या फिर पेंटाड, ऐसा कुछ नहीं, सीधे क्यूब्ड और स्क्वायर्ड। स्क्वायर्ड कब? जब पावर 2 हो, और क्यूब कब? जब पावर 3 हो। ठीक ना। स्क्वायर कब यूज करते हैं? जब पावर में 2 हो, और क्यूब कब यूज करते हैं? जब पावर में 3 हो। ठीक ना। हाँ, तो इससे देखो हम कंक्लूजन क्या निकाले, जैसे 10 के मतलब मल्टीपल ऑफ 10 में क्या होता है कि जब 10 के पावर कुछ भी हो, बस आपको करना क्या है, जितना जीरो, जितना मतलब पावर होगा उतने टाइम्स आपको जीरो लगा देना, ऐसा इंटू नहीं करना है। ठीक ना। सीधे आप ऐसे शॉर्ट में कर सकते हो कि 10 पे पावर कुछ भी लिखा हो उतने टाइम्स आपको वो जीरो यूज कर देना है। ठीक ना। और ऐसे ही अगर मान लो, देखो ये क्या है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये सारे क्या आते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और जैसे ये सब क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और इधर वाला रैशनल नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह लो, और इधर क्या है? इसको आप एक्सपैंडेड फॉर्म कह सकते हो, एक्सपैंडेड फॉर्म कह सकते हो, या फिर रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक ना। तो क्या करना है, जो भी पावर लिखा रहेगा उतने टाइम्स आपको जीरो लगा देना है। ठीक ना। और सेम अगर मान लो एक्सपैंडेड फॉर्म में, जैसे अब इधर ही ले लेते हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म में कुछ भी लिखा रहे हो, अगर मल्टीपल ऑफ 10 है, मल्टीपल ऑफ 10 कैसे चेक करते हैं? तो उसमें क्या होगा, एक 1 होगा, बाकी सारा जीरो होगा, तो वो क्या कहलाता है? मल्टीपल्स ऑफ 10 कहलाता है। तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म है, और इसको अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो, कुछ मत करो, 10 लिखो और काउंट करो कितना जीरो, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 10 जीरो है ना, तो 10 रेज़ टू द पावर 10। ठीक ना। बस सिंपल है, 10 मल्टीपल्स ऑफ 10 का सिंपल है, जितना पावर हो उतना जीरो लगा दो 1 के बाद। और अगर ऐसा दिया हुआ एक्सपैंडेड फॉर्म में तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो तो 10 लिखो, काउंट करो कितना जीरो है उतना लगा दो। ठीक। तो ये बहुत सिंपल है। ठीक। अब चलो 2-3 एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए a × a × a × a × b to b। ठीक, ऐसा है।
इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये सब इनटू में है, देख लो बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, इनटू का साइन होगा तभी हम लोग ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना, तभी उसको हम लोग एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें देखो दो बेस है, एक ए रिपीट हो रहा है और एक बी रिपीट हो रहा है, दो बेस है, तो दो बेस है और दोनों डिफरेंट टाइम्स रिपीट हो रहा है, जैसे ए यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा है और बी जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले बेस लिख दो ए, और ए कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, तो लिख दो ए रेज़ टू द पावर 4, ठीक, और बी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो बी रेज़ टू द पावर 3, ठीक, और इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, A4 B3, ठीक, समझ गए। जब डिफरेंट बेसिस रिपीट हो रहे होंगे तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, चेक करो कितने बेस रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 बेस रिपीट हो रहा है ए और बी, दोनों को लिखो, दोनों के बीच में चूंकि कंटिन्यूसली इनटू साइन है तो इनटू का साइन दो, और ए देखो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, ए के ऊपर वो लगा दो, बी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उसके माथे पे वो लगा दो, और इसको फिर ऐसे लिख सकते हो, ठीक ना। अच्छा मान लो अगर ऐसा रहा कि दो बेस हो, जैसे ए और बी ही बेस लेते हैं फिर से, और दोनों इक्वल टाइम्स रिपीट हो रहा है, देखो ए भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है, बी भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो सेम तरीका वही रखना है कि ए बेस लिखना है इंटू बी, दो बेस पहले लिख देना है और देख लेना है कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे पावर अलग अलग था, दोनों बेस का पावर अलग अलग था, इसलिए हम लोग ऐसे लिख दिए, लेकिन अगर पावर सेम हो तो क्या करते हैं हम लोग, ए बी कर लो और ब्रैकेट में 3 डाल दो, ब्रैकेट में 3 डालना, ऐसे लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ए बी 3 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ए पे पावर 1 है और बी पे पावर 3, ऐसा थोड़ी ना है, ये तो गलत हो गया ना, ब्रैकेट में 3 डालना है, ब्रैकेट में 3 मतलब क्या होता है कि ए पे भी 3 है और बी पे, ये जो पावर है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बोथ द बेसिस, दोनों बेस के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक ना। तो जब कब होगा, जब सेम टाइम्स रिपीट हो रहा होगा तब। ऐसे ही यहाँ फ्रैक्शन वाले में भी जैसे रैशनल नंबर के फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेस होगा जैसे ए बाई बी, ठीक ना, अब मान लो जैसे 4 और 3 टाइम्स तो अलग अलग लिखा रहेगा, अगर बेस अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है तो दोनों अलग अलग लिखा रहेगा, तो तुमको ऐसे समझना है कि ए इंटू ए 4 था तो ए 4 बार रिपीट हो गया, बी 3 था तो 3 बार रिपीट हो गया, ठीक ना। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो, अगर मान लो बेस अलग हो बट पावर सेम टाइम्स हो, तो आप उसको एक ब्रैकेट के अंदर ऊपर डाल सकते हो, ठीक ना, ब्रैकेट में लिखो बेस को ब्रैकेट में लिखो और 4 ऊपर कर दो, इससे ये समझ में आता है कि ए और बी दोनों सेम पावर शेयर कर रहा है, दिस पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बोथ द बेसिस, ए पे भी और बी पे भी, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो ए पावर 4 बी का पावर 4, जिसको आप ऐसे समझ सकते हो ये भी 4 बार होगा और ये भी 4 बार होगा, ठीक ना, सिंपल है। जब ब्रैकेट में लिखा हो यानी दोनों शेयर कर रहा है, और जब ब्रैकेट में नहीं लिखा हो तो शेयर नहीं कर रहा है, ठीक ना। अच्छा अगर कोई ऐसे लिखा हो ए पे पावर 4 अपॉन बी, तो इसका मतलब समझ जाना है कि सिर्फ ए पे ही है, बी पे नहीं है, अगर बी पे होता तो बी या तो ब्रैकेट में पावर लिखा होना चाहिए या फिर बी पे भी 4 लिखा रहता, ठीक ना। एक रिजल्ट आपको याद रखना है क्या, कि अगर किसी भी नंबर पे पावर 1 हो तो आंसर क्या हो जाता है, द आंसर इज द सेम, बेस जो बेस होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लो 4 रेज़ टू द पावर 1 तो 4 हो जाएगा, फिर आप ऐसे समझ सकते हो -4 रेज़ टू द पावर 1 तो -4 हो जाएगा, ठीक ना। अगर पावर 1 रहता है तो आंसर क्या हो जाता है, द बेस इटसेल्फ इज द आंसर, ठीक ना। लेकिन अगर मान लो किसी भी नंबर पे एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनी नंबर रेज्ड टू द पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 हो जाता है, कुछ भी लिख दो x y z कुछ भी लिख दो, अगर उस पर पावर 0 अगर आप लगा दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा 1, ठीक ना। जैसे 10 रेज़ टू द पावर 0 1, 100 रेज़ टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना बड़ा भी नंबर लिख दो अगर उसको 1 बनाना है तो उसके ऊपर क्या लगा दीजिए 0 लगा दीजिए, दैट्स इट, समझ गया। तो आप इससे क्या हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, जब भी कोई बेस दे दे और उसके ऊपर पावर दे दे तो आप उसका फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, ठीक ना। वो पॉजिटिव हो नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो अगर एक क्वेश्चन जैसे हम लोग ले ले, 2 क्वेश्चन लेंगे, देखो कितना रिजेंबल करे, एक 2 × 10 to the power 3 और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम 2 × 10 to the power 3, ठीक। देखो फिर से समझना है, ब्रैकेट का यूज समझना है। देखो यहाँ पे जो पावर है वो सिर्फ 10 पे है, वो बेस क्या है उसके लिए सिर्फ 10 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 × 10 × 10 × 10, तुमको बताए थे जब भी 10 होता है ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सीधे तुम 1000 लिख सकते थे और इसका आंसर क्या हो जाएगा 2000, ठीक ना। और यहाँ पे जो पावर है वो ब्रैकेट में ये पूरा बेस है, यहाँ पे बेस क्या है 2 × 10 यानी 20 बेस है,
इसको आंसर करने के लिए क्या रखना पड़ेगा आपको, या तो इसको सीधे मान लो 20⁻³ और फिर आप क्या कर लो 20 × 20 × 20 कर लो, 20 × 20 × 20 क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा, ठीक ना, समझ लो। या फिर 3 बार 2 को रिपीट करो और 3 बार 10 को रिपीट करो। जैसे इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे 2⁻³ × 10⁻³ ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि इंटू है, ध्यान रहे। अच्छा, कभी कोई ऐसा कोई नहीं करेगा, जैसे मान लो 2 + 10⁻³ तो इसको कोई ऐसे नहीं कर देगा कि 2⁻³ + 10⁻³। अगर ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना, ऐसा नहीं करना। प्लस हो या फिर माइनस हो तो ऐसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जब बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। कब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब इनटू हो या फिर डिवाइड का साइन हो, तभी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ऐसे नहीं करते, ठीक ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देख लो डिफरेंस, यहाँ पे बेस 10 है और यहाँ पे बेस क्या है 20 है, या फिर 2 × 10 है, और चूंकि इंटू का साइन था तो पावर दोनों बेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, अभी तक तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव पावर की बात कर रहे थे। अगर मान लो नेगेटिव पावर रहा, जैसे मान लो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, जैसे मान लो एक बेस है और इस पे पावर जो हम लोग ले रहे हैं वो है, सपोज करो कि वो नेगेटिव पावर है -2। पॉजिटिव था तो बड़ा मजा आ रहा था कि चलो 2 बार इंटू कर देना है तो 3 × 3 कर देते, जो कि आंसर 9 आ रहा था। लेकिन अगर मान लो किसी पे नेगेटिव पावर है तो क्या करोगे, बहुत लोग क्या करते हैं कि माइनस इधर 3 के बगल में करके इंटू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना होता है। देखो इसका करना क्या है आपको, जब भी देखो क्या आसान था, पावर पॉजिटिव हो तो आसान होता था ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर सबसे पहला स्टेप यही करो कि इस पावर को जो नेगेटिव हो गया है किसी कारणवश से उसको पॉजिटिव कर दो। जैसे ही अगर आप उस पावर को पॉजिटिव कर देंगे तो फिर तो पहले वाली बात हो जाएगी ना। तो हम लोग एक ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे हम इस पावर को सबसे पहले पॉजिटिव कर ले, और जैसे ही पावर पॉजिटिव होगा उसके बाद तो सारा खेल ही खत्म है। जैसे मान लो जैसे 3⁻² है, 3⁻² है, तो इसको क्या करोगे, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करो, और जब भी पावर को पॉजिटिव करना होता है तो बेस का रेसिप्रोकल कर दो। यानी व्हेनेवर यू हैव टू मेक दिस पावर पॉजिटिव, अगर इस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आप इस बेस को क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे मान लो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जैसे रेसिप्रोकल का मतलब जैसे रेसिप्रोकल ऑफ 3 पूछा जाए तो जैसे ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है ना, तो डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर कर दो, इसका 1/3 कर दो, ठीक ना। जैसे मान लो रेसिप्रोकल ऑफ, देखो 2 टर्म होता है, एक रेसिप्रोकल होता है और एक एडिटिव इनवर्स होता है। पहले हम लोग रेसिप्रोकल पढ़ लेते हैं। जैसे रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, अपसाइड डाउन कर दो, अपसाइड डाउन, समझ रहे हो ना, पैर के बल से आप चल रहे हो, हाथ ऊपर तो हाथ नीचे पैर ऊपर कर दो, ठीक ना। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर कर दो। रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 क्या हो जाएगा 2/3। और जैसे ही आप रेसिप्रोकल करेंगे बेस का, पावर क्या हो जाएगा, तो अपना साइन बदल देगा। अगर वो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो बहुत कम ही करते हैं, जनरली हम लोग को क्या करना होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बेस हमारा क्या था 3 था, तो इसका रेसिप्रोकल भी बताएं आपको 1/3 कर दो। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो क्या था 1 था, तो 1 को ऊपर कर दो, 3 को नीचे। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो ये पावर अपना साइन चेंज कर लेगा, वो -2 से +2 में चेंज कर जाएगा। और जैसे ही अपना वो साइन चेंज करेगा तब तो आसान हो गया ना, -1/3 बेस था, 1/3 बेस था, तो इसको आप 1/3 को 2 बार रिपीट कर दो, जो कि आंसर क्या आ जाएगा 1/9, खत्म हो गया, ठीक ना। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी आपको पावर नेगेटिव दिखेगा पहला स्टेप आपको क्या करना है, पावर को अपोजिट साइन में चेंज कर लेना, मतलब नेगेटिव से उसको पॉजिटिव में चेंज कर देना है। और पॉजिटिव में चेंज करने का तरीका क्या है, उसके बेस का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा कर दो, ठीक ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि अभी जो क्वेश्चन होगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, उसको वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन होगा, आपको उसको रैशनल नंबर में चेंज करना है। जैसे मान लो -3/5 रेज टू द पावर, क्वेश्चन क्या है -3/5 रेज टू द पावर -4। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा बेस है ये और ये पावर है। तो सबसे पहले जब भी रैशनल नंबर, ये देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि बेस रेज टू द पावर समथिंग है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अब रैशनल नंबर मतलब इसका फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा उसको रैशनल नंबर में हम चेंज करके अभी आपको बताते हैं। लेकिन अभी मुझे भी कैसे आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो पावर क्या है, नेगेटिव है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इस पावर को पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। और अभी तो सबको पता चल गया है कि पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल क्या होगा, -3/5 बिकम्स 5/-3। तो देखो -3 लिखो या फिर -5/3 लिखो, बात बराबर होता है, सेम चीज होता है,
ठीक ना। और इसका पावर जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं, ये पावर क्या हो जाता है, साइन बदल लेता है, वो -4 से किस में चला जाएगा, +4 में। अब तो आसान हो गया ना, क्या करना है, 4 बार आपको इस बेस को रिपीट कर देना है। अब कोई नहीं पूछेगा कि आंसर पॉजिटिव होगा नेगेटिव कैसे पता करें, या फिर माइनस 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 प्लस, कुछ मत करो। बेस तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है, और जब बेस नेगेटिव होता है तो पावर चेक करो, ऑड है या इवन, इवन है ना, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। कर लो, 5 5 जा 25, 25 जा 5 125, 125 इंटू 5 625, तो ये 625 हो गया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। समझ गए, ये आंसर हो गया। और यही जो फाइनल क्या है, दिस नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहाँ पे q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि बेस हमारा नेगेटिव था और पावर जो है वो इवन नंबर था। ठीक, तो आंसर विल बी पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक, जब भी ऐसा हो सबसे पहले क्या करना है, पावर को पॉजिटिव कर लेना है। पावर को पॉजिटिव करके, पीछे वाला कहानी है सारा, फिर तो बेस आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ठीक, तो ये एस्पेक्ट हम लोग का खत्म हो गया। तो अभी हम लोग पढ़ लिए कि कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रैशनल नंबर में चेंज करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर को कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। बहुत आसान होता है, जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, वन सोल्यूशन टू ऑल। किसी भी रैशनल नंबर को अगर आपको किस में चेंज करना हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एकमात्र सोल्यूशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और उसको क्विक करने का हम लोग बहुत सारा मेथड बताएंगे, बट एक ही तरीका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो आपका जो फॉर्म होगा वो रैशनल नंबर के फॉर्म में होगा, उसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक ना, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। और आंसर, और हम जो क्वेश्चन लेते हैं वो है 625। ठीक ना, 625 को आपको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो तरीका क्या है, एकमात्र तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो प्राइम नंबर से इसको फैक्टराइज करना है, मतलब इसका वही फैक्टर्स लेंगे, 625 का वही फैक्टर लेंगे। जैसे 625 25 से भी कटता है, लेकिन 25 नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि 25 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक ना, अच्छा 3 से, चलो 1 से तो सब होता है, 1 को नहीं लेना। और 1 वैसे भी नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है ना, 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, तो 1 से नहीं करना है। 2 से होगा क्या, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको पता है ना, जब 1s प्लेस पे 2 का मल्टीपल होता है, जैसे 2 0 2 4 6 8, तब 2 का डिविजिबल होता है, ये 2 से डिविजिबल होता है। 2 से नहीं होगा, 3 से। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद है, तीनों डिजिट का सम करो, अगर वो डिविजिबल होगा तो होगा। तो 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 लेंगे क्या, 4 प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 4 नहीं लेंगे। 5 से करते हैं, देखो 5 से हो जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो ये 125 टाइम्स में आता है। फिर 125 भी 5 से 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आसान होता है, 1s प्लेस पे 5 हो या फिर 0 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। ठीक, फिर ये देखो यहाँ भी 5 है, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। 5 2 जा 25 टाइम्स में। ठीक, 5 5 टाइम्स में, 5 1 टाइम्स में। ठीक, तो ये क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए हम लोग, किसका, 625 का। तो अच्छा, 625 को हम कैसे लिख सकते हैं, 625 कैन बी रिटन एज, ये हो गया ना। अब देखो इसको, अब देखो एक बेस है, बस एक मात्र बेस रिपीट हो रहा है, क्या, 5। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बेस जो रिपीट हो रहा है वो लिख लो, और कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है ना, वो उसका पावर हो जाएगा। ठीक ना, तो यही क्या हो गया 625 का। ये देखो, ये रैशनल नंबर के फॉर्म में था, या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म कह सकते हो, और ये उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। सिंपल है, किसी भी नंबर का जब एक्सप्रेस करना हो, या ऐसा हो या फिर फ्रैक्शन में, आप फ्रैक्शन में रहेगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और दोनों को एक्सप्रेस करेंगे, जैसे अभी बताते हैं हम आपको। जैसे अब जो दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, वो 27/64 है। ठीक ना, दिस नंबर, ये 27/64 है, मतलब ये रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जहाँ पे डिनोमिनेटर तुम्हारा 0 नहीं है। अब इसको तुमको किस में एक्सप्रेस करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्या करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इसके प्राइम फैक्टर्स को ऊपर लिखो, इसके प्राइम फैक्टर्स को नीचे लिखो, और फिर दोनों का निकाल लो जो भी रिपीट होगा। जैसे देख लो 27 का पहले कर लेते हैं हम लोग। 27
2 से तो होगा नहीं, 3 से करते हैं, क्यों 7 + 2 9 होता है और 9 3 के टेबल में आता है 3 टाइम्स में। तो चलो 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, ठीक। 64 का भी कर लेते हैं, 64 का करो 2 32 टाइम्स, 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स। तो देखो ये कितना हो गया 3। तो ये देखो 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, कर लो, हो गया ना। अब देखो क्या होगा, ऊपर बेस क्या लिखोगे 3, 3 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, नीचे 2 और 2 कितने टाइम्स 3 6 टाइम्स। तो ये हो गया इसका आंसर, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, ठीक ना। अच्छा इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। अगर ऐसा रहता कि तुमको कहता ना कि एक्सप्रेस दिस रैशनल नंबर एज कॉमन पावर, मतलब जैसे यहाँ पे देखो पावर क्या है 3 और 6 है, ठीक ना, मतलब पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग है तो आप ब्रैकेट यूज करके कॉमन पावर नहीं डाल सकते हो, आपको कॉमन पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो वो उसके लिए थोड़ा सा आप यूज कर सकते हो, जैसे मान लो इसका 3 पावर है ना, तो इसका भी 3 कर लेते हैं। ये जो बेस 2 है, जैसे ये बेस 3 था, इसका पावर 3 है, तो यहाँ पे जो बेस 2 है ना, बेस को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि अगर बेस नहीं चेंज करोगे तो पावर तो चेंज होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यूज करते हैं, क्या लॉजिक यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर हमको इसका कॉमन पावर यानी इसका भी 3 पावर है, तो इसका भी 3 पावर होना चाहिए ना। तो 3 पावर कैसे आया जा सकता है, मतलब कोई भी ऐसा बेस तुमको लेना पड़े जो 3 ही बार रिपीट हो। जैसे मान लो ये तो हो गया सिंपल, ये अगर तुमको अगर एक्सप्रेस करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा और स्मार्ट बनते हैं और इसको हम लोग कॉमन पावर में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब अगर इसका 3 है पावर, बेस इसका 3 था, इसका पावर 3 हुआ ना, तो हम इसका भी कोई ऐसा बेस लेंगे जिसका पावर 3 हो और ब्रैकेट में डाल के उसको और अट्रैक्टिव बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे अगर बेस 2 लेते हैं तो पावर हमको 6 लेना पड़ रहा था। हम एक ऐसा बेस लेते हैं, हम एक ऐसा बेस लेते हैं जिसका 3 ही पावर हो, जिसका 3 ही पावर होगा, ठीक ना। तो वो बेस क्या होगा, तो देखो जैसे मान लो 2 × 2 4 होता है, 2 × 2 4 होता है, 2 × 2 4 होता है। मतलब अगर हम बेस में 3 4 रखते हैं, जैसे मान लो ये तो 3 × 3 × 3, ये 27 आ गया, ठीक ना, ये 27 आ गया। हम लोग 4 × 4 × 4 कर लेते हैं। 4 अगर बेस में रखें तो उसको अगर 3 बार इंटू करेंगे तो भी 64 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखो ये क्या हो गया, 3⁻3, 4⁻3, और ये क्या आ जाएगा 3/4⁻3। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाय।